नमस्कार। आज मैं यूरोपी में प्रवेश कर रहा हूँ। चैप्टर 1 है। चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आप तो 10th क्लास के छात्र छात्राएँ हैं और अक्सर मैं एसएससी लिया हूँ, जो भी लिया हूँ। तो अब देखेंगे जो बातें होगी तो पुरानी बातों को भी आपको याद आएगा। कल भी मैं चर्चा किया था और पहले भी मैं चर्चा करता हूँ। केवल पॉइंट्स, समयाभाव के कारण केवल पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा और पॉइंट से जब समझ लीजिएगा तो फिर बाद में आप उसको अपने ढंग से, सही ढंग से आप उसका ठीक ढंग से उसको क्लियर कर लीजिएगा कॉपी में। लेकिन मेन चीज़ ये है कि टर्म्स, जिसको पॉइंट्स कहा गया है, टर्म जानना चाहिए। तो आज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अब देखिए किस तरह से सब विषय आपस में जुड़ा रहता है। पहले आपको याद होगा डेवलपमेंट की पढ़ाई हुई थी आपको। सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट आया था। अब यहाँ रिसोर्सेज को डेवलपमेंट से जोड़ दिया गया। जो भी संसाधन मानव निर्मित हो या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, जो भी मिला हुआ है, तो कैसे उसका सदुपयोग किया जाए और यदि सही रूप में सदुपयोग होगा तो फिर विकास होगा। आज उसी बिंदु पर हम लोग चर्चा इस वर्ग में करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो इसका जिस तरह से, यदि आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे बायोलॉजी में, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो इसको भी सही ढंग से समझने के लिए उसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। उसको क्लासिफिकेशन या जो क्लासिफाइड होता है, इसलिए चर्चा की जाती है कि ताकि आप कन्फ्यूजन में नहीं रहें। आपका जो कंसेप्शन है मस्तिष्क में, जो ब्रेन में कंसेप्शन हो, ज़्यादा क्लियर हो। तो इसी तरह से सबसे पहले ज्योग्राफी में इस चैप्टर में आप दिमाग में रखिए कि पहला चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, हिंदी में हुआ उसका। अब उसको कैसे, चूँकि बृहद चीज़ है, तो उसको अच्छी ढंग से समझने के लिए क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। अब सबसे पहले उसको, पहला जो उसका आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वहाँ दिया हुआ है, आपको देख रहे हैं आप। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और फिर मैं उसकी चर्चा भी करूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो उसका उद्भव हुआ उसके आधार पर बांटा गया है क्लासिफिकेशन में। बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक का भी अर्थ जानते हैं, बायोटिक का भी अर्थ जानते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। एबायोटिक और बायोटिक, या बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसको उपयोगिता में लाते हैं, आप जानते हो। अब उसको देखने के लिए रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल, नीचे क्लास में बातें हुई है। रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल, जिसका आप नवीकरण कर सकते हो, नीचे क्लास में पढ़ाई हुई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिसका आप नवीकरण कर सकते हो, जिसको नवीकरण नहीं कर सकते हो। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक में जो चीज़ है वो किस ढंग में है ऑनरशिप का। कल भी इस बात को मैं हमेशा आप लोगों को कहते रहता हूँ कि आप केवल कोई भी विषय को पढ़ो, जो भी टीचर पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि सब विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत आनंद आएगा। जिस तरह से मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, उसी तरह से आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, बशर्ते कि आप एकाग्रचित्त होकर आप सुनिए। जिस तरह से मैं एकाग्रचित्त होकर आपको पढ़ाता हूँ पूरी तन्मयता के साथ, उसी तरह से आप भी उसको सुनिए। तो बहुत जल्दी समाप्त होगा और फिर उसका रिन्यूअल भी होगा, दोबारा मैं पढ़ाऊँगा। तो ऑनरशिप मालिकाना का है, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल का मतलब जानते हैं, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत। और दूसरा है कम्युनिटी, समुदाय के लोग, समुदाय। और नेक्स्ट है नेशनल और इंटरनेशनल। ये जो चार आप देख रहे हो ना, ये ओनरशिप के आधार पर है। और उसको फिर एग्जाम्पल से भी मैं चर्चा करूँगा। पहले मोटा मोटी आप जान लीजिए कि इंडिविजुअल हुआ, कम्युनिटी हुआ, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया। चौथा जो है, जो क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स। इसकी चर्चा मैं अभी करूँगा, आधा घंटा के अंदर में, 35 मिनट के अंदर में। इस सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो वहाँ चार्ट आपको बन गया है, जिस तरह से क्लासिफिकेशन में आपको टीचर लोग बताते होंगे बायोलॉजी में, लिविंग नॉन लिविंग वगैरह वगैरह। तो उस तरह से आप चार्ट पे आप देख रहे हो, अब उस पर चर्चाएं होगी, आप केवल ध्यान से सुनिए। अब यहाँ जो चर्चा होगी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आ जाइए। बांटा गया टाइप्स ऑफ, वो क्लासिफाइड किया गया। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पर हम लोग देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया, बायोटिक का अर्थ हुआ सजीव, लिविंग्स। और उसमें बहुत बायोस्फीयर में जो जितने भी लिविंग्स हैं, और आप फ्लोरा ये सब पढ़े हो, फिशेज वगैरह, लेविस, जितने भी सजीवों से जुड़े हुए जो सजीव हैं, वो चाहे तो छोटा हो बड़ा हो, और वो सब पढ़े, बायोटिक में आ गया। ये बायोटिक का अर्थ हो गया जो कि सजीव नहीं है, निर्जीव पर हो गया। अब निर्जीव में हो गया रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गए, जो भी ज़मीन के अंदर हो बाहर हो, जो भी हो, जो नॉन लिविंग्स हैं, वो सब आ गए ए बायोटिक में। अब नेक्स्ट पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप को मैं चर्चा कर दिया था कि जिसका कि आप नवीकरण कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल है। जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की रोशनी है, ये सब रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल जिसका कि क्षतिपूर्ति आसान नहीं है, जिसकी कि संभव नहीं है, और यदि है भी तो बहुत ज़माना लग जाता है। जैसे अब कोयला वगैरह बनने में काफ़ी समय लगता है। नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से उसको बचाकर हम लोग उस संसाधन को मजबूती के साथ बचा के रखें ताकि काम आए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में जो भी आपका, जिस पर आपका व्यक्तिगत आधिपत्य हो, आप पौधा लगाते हो, जंगल लगाते हो, और भी जो भी वेजिटेशन का काम आप करते हैं अपने ज़मीन पर, वो ओनरशिप में आपका नंबर 1 पर आ गया। इंडिविजुअल के एग्जाम्पल्स हुए। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में आपको आ गए, जिसमें समाज का है। जैसे आपका गांव में प्लेग्राउंड है, उसको एक व्यक्ति का नहीं होता है, सारे बच्चे लोग खेलते हैं, गांव के बच्चे खेलते हैं। चारागाह होता है, दरगाह होता है, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो अभी हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में आते हैं। एक व्यक्ति का नहीं होता है, समूह का होता है, गांव का होता है, क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज पर, ध्यान से सुनिएगा, कम्युनिटी का बात आ गया। नेशनल रिसोर्सेज, अब नेशनल रिसोर्सेज में जो राष्ट्र स्तर की बात होती है, जो सरकार का पर जिस पर कि सरकार का आधिपत्य हो, वो चाहे तो रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का हो। रोड्स होते हैं, कैनाल होते हैं, वगैरह वगैरह जो है, ये सब। कैनाल कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो सरकार के द्वारा उसका देख रेख किया जाता है और उसका संचालन होता है, रख रखाव किया जाता है।
आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए आप लोग, म्यूट योर मोबाइल, म्यूट कर लो बाबू। ओके, ठीक कर दिया। बिकॉज यू ऑल आर लाइव सो प्लीज म्यूट योर हैंडसेट, ज़्यादा यू कैन लिसन टू द सर। थैंक्स। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, फिर आप लोग देखिएगा। हार्डली मैं आधा घंटा में तो 10 मिनट चला ही गया होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, और चूँकि समय से निर्धारित था इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूँ, तो ध्यान रखा जाएगा। नेशनल रिसोर्सेस में जो सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, लेकिन जब नेशनल है तो राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार से ज़्यादा महत्व रखेगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। अब आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि जो मील हम लोग जो अर्थ पर चलते हैं, पृथ्वी पर जो हम लोग का रोड है बना हुआ, वो मील या किलोमीटर में, माइल्स या किलोमीटर में करते हैं। लेकिन जो समुद्र है, भारत के तट से इतना किलोमीटर, तो वहाँ किलोमीटर नहीं आता है, उसको नॉटिकल माइल्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो नॉटिकल माइल्स है वो समुद्र के, ध्यान से सुनेगा, उसको नॉटिकल माइल्स से कहा जाता है। तो वो जो नॉटिकल माइल्स है, ध्यान से, नॉटिकल माइल्स जब भी होगा तो समुद्र के दूरी को नापने के लिए जो यूनिट है, जो इकाई है, वो नॉटिकल माइल्स होता है। लेकिन जब हम लोग पृथ्वी पर नापते हैं तो किलोमीटर या माइल कहिए या मील कहिए हिंदी में तो होगा। नॉटिकल में समुद्र से होगा, वो समुद्र से 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जो होता है वो संदर्भ देश के बारे में होता है। लेकिन उसके बाद जो भी कोई चीज़ प्राप्त होता है या जो अधिकार होता है तो वो चल जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस में। 200 जो बाउंड्रीज आपके हैं देश के, भारत के तीनों तरफ आप देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन है, तो ये सब में आपको 200 तक सबको सीमा का निर्धारित कर दिया। 200 नॉटिकल माइल्स में उसके अंतर्गत है, उस पर देश का रहेगा। लेकिन उसके बाद जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होंगे उस पर इंटरनेशनल का होगा, और सबका अलग अलग बना हुआ है, एक समझौता हो गया है, और टाइम टू टाइम जो है बदलते भी रहता है। तो उसकी चर्चा बाद में होगी। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में वही आएगा। कौन आएगा? यहाँ से, कहाँ से? जो बाउंड्री है देश का समुद्री, उससे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो आएगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस में आएगा। अब नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज एंड स्टॉक। पोटेंशियल रिसोर्सेज में जो वेस्टर्न पार्ट में जैसे आप गुजरात वगैरह में देखते हो, जिसे आप प्राप्त करते हो, जो डेवलप्ड स्टेट हैं, इस तरह से वो सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन किसी कारण बस वो डेवलप नहीं चीज़ है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, जो भी कच्चा माल निकलता है, जिसको रॉ मटेरियल आप कहते हो, वो तो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को प्राप्त नहीं होता है किसी कारण से। या तो हम लोग की जानकारी नहीं है, अज्ञात है, इसीलिए खोज वगैरह होता है। तो वो सब अपना विकास जब पता चल जाएगा तो फिर उस क्षेत्र का विकास होगा। गुजरात वगैरह का वही स्थिति है। डेवलप रिसोर्सेज का है, जब पता चल गया ना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा पता चला तो उसको जब आप कन्वर्ट कर लिए, वो आ गया, डेवलप में आ गया। और स्टॉक का मतलब हो गया जिसको आप रिजर्व कर लिए भविष्य के लिए। और रिजर्व, स्टॉक का मतलब भंडारण, भंडार। तो जो अंदर में था उसको निकाल के, जैसे अमेरिका हो या इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आपको जानना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है स्टॉक में जमा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, जो इस शायद किताब में नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए। और स्टॉक की बात आई इसलिए मैं आपको चर्चा कर दिया। रिजर्व्स हो गया, स्टॉक एंड रिजर्व्स। और वो जो अब पानी की बात देखिए, रिजर्व्स में तालाब देखिए रखते हैं आप, बड़े बड़े पहले तालाब हुआ करते थे। तो बुरे दिनों में जब अकाल की स्थिति आ जाती है, पानी का जब किल्लत हो जाता है,
वैसे स्थिति में वो जो रिजर्व वाटर है प्रयोग में आता है, या तो पटाने में आवे और नहीं तो पावर जनरेट करने में आता है। जो हाइडल पावर होता है ना, हाइडल पावर होता है ना, थर्मल पावर होता है, तो हाइडल पावर में वो उसी से पानी जब जमा होता है रिवर में, डैम बनाया जाता है। डैम भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो पानी का प्रयोग हम लोग पटवन में भी कर सकें, पीने में भी करें, या बिजली उत्पादन में भी करें। अब नेक्स्ट जो आपको क्या दे दिया इसमें, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट और रिसोर्सेज हो गया, राइट टू जीरो। थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है रियो डी जेनेरो में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 1992 में 1992 में एक समिट हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें 178 कंट्रीज़ के लोग भाग लिए। लोग नहीं भाग लिए, हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द कंट्री भाग लिए। और किस लिए भाग लिए? पृथ्वी को बचाने के लिए। क्या बचाना था पृथ्वी में? जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और तरह तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, उसके ऊपर कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए, किस तरह से विषैले गैसें, क्यों विषैली गैसें बढ़ते जा रही है परसेंटेज, उस पर रोक के लिए और शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष महसूस किए। और इस तरह से काफ़ी चर्चा के बाद काफ़ी प्रसारण हुआ, काफ़ी प्रचार हुआ और वर्ल्ड वाइड सबको कंसंसनेस किया गया, अवेयरनेस लाया गया और उसके बाद जो है धूमधाम से मनाया गया। क्या सम्मेलन हुआ 1992 में। कहाँ सम्मेलन हुआ? ब्राज़ील में। ठीक है, अब गौर कीजिए इस बात को, क्यों हुआ? सुतब समझ रहे हैं, तरह तरह की जो बीमारियां हो रही है, तरह तरह की जो बातें हो रही है। और प्रदूषण के बारे में हाल में भी आपको मालूम होगा, पेपर में आया था, अमेरिका के जो वर्तमान जो पहले के जो राष्ट्रपति थे, यहाँ भी तो कहे तो आप कह सकते हैं, जो अभी तो वही ट्रम्प साहब भी हैं, तो जो ट्रम्प साहब हैं तो वो हाल में भी बोल दिए कि ज़्यादा प्रदूषण भारत में ही होता है। जबकि मैं शुरू से ही कह देता हूँ कि भारत में प्रदूषण डेवलप कंट्री से कम होता है, क्योंकि जहाँ भी एटॉमिक प्लांट ज़्यादा होगा, एटॉमिक ऊर्जा वहाँ ज़्यादा बनती है। भारत में तो ऐसा है भी नहीं, लेकिन प्रोपगंडा के चलते, अपनी व्यवस्था के चलते हम लोगों को चुप रहना पड़ता है, वरना प्रदूषण भी वहाँ सबसे बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, वहाँ क्राइम भी सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका में। लेकिन फिर भी कहीं कुछ भारत में हो जाता है तो अन्य देश के लोग इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया। तो इसी सब कारणों से प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ। उस समय भारत की ओर से प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव गए वहाँ, सम्मेलन हुआ। लेकिन वो जिस तरह से हर बार होता है, उसके बाद भी सम्मेलन हुआ करते हैं, तरह तरह के भांति भांति के सम्मेलन होते हैं विश्व स्तर पर, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं। क्योंकि एटॉमिक पावर प्लांट से ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और यहाँ एटॉमिक पावर प्लांट से जो ऊर्जा आती है उसी से सारे लोग उस देश का सारा विकास का काम होता है। उसको रोकेगा कैसे? फिर विकास प्रभावित हो जाएगा। तो अपनी बात नहीं कह के फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अनडेवलप कंट्रीज है, उस पर अपना थिगड़ा फोड़ देता है कि उसके चलते प्रदूषण हो रहा है। हमारे निष्कर्ष निकला जीरो। बातें हुई, सम्मेलन हुआ, सब लोग जुटे भी, अमेरिका के शासनाध्यक्ष लोग आए, सभी लोग आए, लेकिन रिजल्ट जीरो आ गया। फिर इसलिए आज तक हम लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, प्रदूषण कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसको ग्लोबल समिट हुआ था। ग्लोबल का मतलब तो जानते हैं, जब बहुत सारे देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं उसको ग्लोबल समिट कहा जाता है। तो ग्लोबल समिट हुआ था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, ख़त्म हो गया वो। इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया।
प्लानिंग में कहीं न तो कोई विश्व में कमी है, ना तो डेवलप कंट्री की तो बात आप छोड़ दीजिए, भारत में ही प्लानिंग की कमी नहीं है। बहुत सारे प्लानिंग कमीशन होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग होते हैं, बिहार के भी बहुत सारे प्लान्स आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन वो ज़्यादातर प्लानिंग कागज़ में ही रह जाते हैं, नहीं तो फेलियर हो जाते हैं या कोई ना कोई कारण से हो नहीं पाता है। वो उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं है। तो प्लानिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो इसके जो रिसोर्सेज का जो प्लानिंग है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। लैंड रिसोर्सेज है, जो आपके पास लैंड है उसको किस तरह से हम लोग सही रूप में यूटिलाइज करें। लैंड की कमी, ऐसी बात नहीं कि लैंड की भारत में कमी है, लैंड की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग सही ढंग से उसको रिसोर्स के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब उसमें देखो जो बांटा गया है लैंड को, किस तरह से, कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे उसको करना है। तो फॉरेस्ट है, फिर कुछ है जहाँ की बैरन भूमि है, मरुभूमि है, जहाँ कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ इरिगेटेड है और अर्धसिंचित है, सिंचित है, असिंचित है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं लैंड जिसको कि हम लोग को देखना है। और फिर हम लोग जब सेकेंड राउंड में पढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सेकेंड राउंड में मैं आपके साथ रहूँगा। ऐसी बात नहीं कि केवल ये हुद्दा छूने वाली बात है, केवल कुछ अपना पॉइंट टच कर दिए या उसके बाद सिलेबस खत्म हो गया, उसमें मैं विश्वास कभी नहीं करता हूँ। क्योंकि थोड़ा पीछे है, उसको हमको पूरा करना है। फिर सेकेंड राउंड में फिर डिस्कस करेंगे और उसके लिए अलग से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। तो पहले आप लैंड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में बात हुई। अब यहाँ देखिए, जैसे फॉरेस्ट कर लीजिए या जिस तरह का भाई लैंड है, उसको क्या हम लोग बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कारण है उसकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन स्थिति है कि गड़बड़ है, नहीं हम लोग उसको, वो जो है, वो जो बात आती है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। डिग्रेडेशन का मतलब कि जो क्षय हो रहा है भूमि का, सॉइल कंजर्वेशन। अब उसको कैसे हम लोग का जो उसको जो है उसको बचावें। भूमि क्षय कैसे हो रहा है, पहाड़ पर से होता है, जो पहाड़ टूटते हैं, जो बालू बनता है, कैसे बनता है बालू, कहीं ना कहीं तो पहाड़ में टूटा होता है। यहाँ उस तरह से फिर मिट्टी का भी काफ़ी क्षय होता है। बहुत सारे उसके उपाय हैं। तो किस तरह से सॉइल को फिर उस समझने के पहले ये आपको जानना होगा कि इसमें जैसे बताया गया है कि सॉइल को एज ए रिसोर्स कहा गया है। हाँ, ज़रूरी है, सॉइल भी रिसोर्स है, संसाधन है। सॉइल नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, सारा चीज़ तो उसी पर निर्भर है। सॉइल नहीं ठीक ढंग से सॉइल को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे और उस ढंग से यदि हम उसका सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो कौन सॉइल में कौन क्रॉप्स लगेगा और कौन क्रॉप्स में क्या उसको फर्टिलाइज़र लगेगा, कब उसको बोना है, क्या करना है, क्या काटना है, ये सब तो नेचर ऑफ सॉइल में आ जाता है। तो उसके लिए फिर पढ़ना होगा आपको। तो नीचे क्लास में भी आप पढ़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अलुवाइल सॉइल होता है, एलुवाइल सॉइल, जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। 6, 7, 8 सब में पढ़े होंगे आप, जब भी ज्योग्राफी आई होगी ना, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो चैप्टर आया होगा, तो उसमें फिर ब्लैक सॉइल आता है। अब एलुवाइल सॉइल का नेचर ऑफ सॉइल कैसा होता है, उसमें कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं, वो तो आपको पढ़ के याद कर लेना है। लेकिन इतना तो आपको जानना होगा कि टाइप्स ऑफ सॉइल में एक सब सॉइल आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल याद कर दीजिएगा और उसके बाद फिर उसको आप अपने ढंग से अपनी भाषा में समझ लीजिएगा। लेकिन इतना तो जानना होगा कि उसके एलुवाइल सॉइल किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रकार के उसमें पौधे उगते हैं, कौन कौन प्रकार के अनाज लगाए जा सकते हैं, कौन कौन प्रकार के जंगल लगाए जा सकते हैं, कौन कौन पेड़ लगाए जा सकते हैं। फिर ब्लैक सॉइल में आइए, ब्लैक सॉइल की क्या क्वालिटी है। अब ब्लैक सॉइल में आप मोटा मोटी सारे बच्चे जानते होंगे कि कॉटन वगैरह का ज़्यादा होता है, और कॉटन किधर होता है तो आप जानते हैं महाराष्ट्र वगैरह में। तो वो सब आप देख लीजिएगा, कहीं वो सब चूँकि पहले आपकी पढ़ाई हुई है तो आप लोग जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। रेड एंड येलो सॉइल आता है टाइप्स में, लेटेराइट सॉइल आता है। अब एक चीज़ जानिए, लेटेराइट सॉइल जब कोई खास बात होती है तो मैं उसकी चर्चा करना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ।
तो लेटेराइट सॉइल का मतलब होता है कि जो को आप साइंस में भी देखते होंगे, जो साइंस में जो टर्म आते हैं मेटल का होता है, नॉन मेटल का, तो वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन से। लेटेराइट जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लेटर। लेटर विच मीन्स ब्रिक, ब्रिक। अब उसका आपको कर दिया गया, तो उस ढंग से आप लेटेराइट सॉइल पर आ जाइए, और उसमें तमिलनाडु वगैरह में पाया जाता है। फिर एरिड सॉइल्स होता है, फॉरेस्ट सॉइल्स होता है। फॉरेस्ट सॉइल्स में भी तो समझ गए, नाम ही से पता चल गया कि फॉरेस्ट सॉइल का मतलब क्या होता है। अब सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन है। सॉइल इरोजन का मतलब भूमि का जो मिट्टी का जो क्षय होता है, कैसे होता है? नदी के चलते होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, और बहुत सारे कारण होते हैं। और उसको इरोजन को किस तरह से आप कंजर्वेशन में कीजिएगा, घास लगा वगैरह के करके, घास लगाना है, पेड़ लगाना है वगैरह वगैरह। क्योंकि स्लोपिंग क्षेत्र में जहाँ अभी है, पहाड़ी क्षेत्र में, आप ज़्यादा से ज़्यादा घास लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए। और इस तरह से जो भी क्षेत्र हैं वेस्टर्न स्टेट्स में, तो उसको आपको देखना होगा। जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी घास लगा के, पेड़ पौधे लगाकर आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं बालू की चर्चा किया ना, बालू जो बना तो कोई ऊपर से नहीं टपका, एक कहीं ना कहीं पहाड़ तो टूटे, पत्थर तो टूटे, वो क्षेत्र तो घट रहा है, कम रहा है। तो फिर उसको कैसे, चूँकि वन आपके लिए आवश्यक है। वन आवश्यक कब होगा? जब पेड़ पौधे कब होंगे? जब पहाड़ बचेगा, जब उसके लायक भूमि रहेगी। लेकिन यदि भूमि समाप्त हो जाएगी तो पेड़ पौधे कहाँ लगेंगे, और वो फिर पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, वो प्रभावित करेगा। तो इससे सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण है, प्रदूषण है, फिर मिट्टी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, जल है, ये सारी चीज़ें, नदी है, समुद्र है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हो, जहाँ इरोजन शब्द आता है आप समझ लीजिए कुछ क्षय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर आपका हो गया। मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ कि कल पुनः चैप्टर 2 में मैं प्रवेश करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। आज के दिन को बहुत अच्छा से मनाइए, अच्छा से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मैं मिलूँगा इसी समय पर। थैंक यू।